इमेजिन करो आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हो और आपको अपने घर से दूर किसी दूसरे स्टेट में पोस्टिंग मिली हो, वो भी 3 साल के लिए। और आपको 3 साल अपनी फैमिली से दूर रहना पड़े। आप ये सोचेंगे इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। पर अगर आप 3 साल बाद अपने घर वापस जाओ तो आपको घर पे कोई ना मिले। आप सोचेंगे कि शायद बाजू वाली आंटी को पता होगा तो उससे पूछ लेते, पर उनके घर पे भी कोई ना दिखे। फिर आपको रियलाइज हो कि आपका पूरा मोहल्ला ही गायब है। किसी भी घर में कोई इंसान का नामो निशान नहीं, सब लोग गायब है। और वो सब लोग कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। कैसा लगेगा? पर मैं आपको कहूँ कि 16th सेंचुरी में सच में एक ऐसा सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। द रोआनॉक कॉलोनी, नॉर्थ कैरोलिना की एक कॉलोनी एस्टाब्लिश होने के 3 साल के अंदर ही गायब हो जाती है और इधर रहने वाले लोगों का कुछ अता पता नहीं चलता, सब वैनिश हो जाता है। पर इस कॉलोनी के साथ ऐसा क्या हुआ था वो आज तक एक मिस्ट्री है। ये स्टोरी काफी षड्यंत्र, एडवेंचर और दुर्घटना से भरी हुई है। तो चलिए स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि हम रोआनॉक कॉलोनी के बारे में क्या जान पाते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 16th सेंचुरी से, जब इंग्लैंड बाहर के न्यू वर्ल्ड के जो अनक्लेम्ड एरियाज थे वहां पे अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा था। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि 16th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के एरियाज को न्यू वर्ल्ड कहा जाता था और ये न्यू वर्ल्ड की खोज 15th सेंचुरी में यूरोपियंस द्वारा की गई थी। उस समय एक इंग्लिश एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था सर वॉल्टर रेली। सर वॉल्टर रेली क्वीन एलिजाबेथ वन की कोर्ट के मेंबर थे और न्यू वर्ल्ड में इंग्लिश कॉलोनीज के सेटलमेंट का काम इनको दिया गया था। साल 1585 में रेली न्यू वर्ल्ड में कॉलोनी एस्टेब्लिश करने का पहला मिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। यह मिशन सर रिचर्ड ग्रेनविल के द्वारा लीड किया जाता है। सर रिचर्ड ग्रेनविल 108 लोगों के साथ रोनोक आइलैंड पर लैंड करते हैं, जिसको आज के समय में आप नॉर्थ कैरोलिना के ऑफ कोस्ट पे लोकेट कर सकते हैं। ग्रेनविल का मिशन था रोनोक आइलैंड पे परमानेंट सेटलमेंट एस्टेब्लिश करना और उस रीजन के वैल्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना, जैसे गोल्ड, सिल्वर और वैल्यूएबल वुड्स। पर इस मिशन को आगे बढ़ाने में काफी सारी दिक्कतें आने लगी, जैसे हार्श वेदर कंडीशंस, जिसकी वजह से टीम के लोग ज्यादा दूर तक एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा था। दूसरी रुकावट थी डिजीज। वेदर चेंज और न्यू लोकेशन की वजह से सेटल होने में काफी सारे लोगों को समय लग रहा था और काफी लोग बीमार भी हो जा रहे थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स, जो अपनी टेरिटरी में बाहर के लोगों का आना पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से एक्सप्लोरेशन काफी स्लो हो गया था। जैसे तैसे 1 साल बीत जाता है, पर इसके बाद ग्रेनविल के लोगों के पास सप्लाईज कम होने लगते हैं और उनको इंग्लैंड वापस आना पड़ता है। यह पहली कोशिश होती है रोआनॉक आइलैंड पे कॉलोनी एस्टेब्लिश करने की, जो सक्सेस नहीं हो पाती। पर न्यू वर्ल्ड में कॉलोनी एस्टेब्लिश करने की इंग्लैंड की जो दूसरी कोशिश थी वो इंग्लैंड कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट चैप्टर बन जाता है। साल 1585 के फर्स्ट अटेम्प्ट के फेलियर के बाद सर वॉल्टर रेली खुद इस नए प्लान पे काम करना शुरू करते हैं। 2 साल बाद 1587 में रेली के द्वारा रोआनॉक आइलैंड पे कॉलोनी एस्टेब्लिश करने का दूसरा अटेम्प्ट किया जाता है। रेली पूरा डिटरमाइंड होते हैं इस मिशन को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार फेल नहीं होना है। जॉन वाइट, जो रेली के बहुत ही पक्के मित्र होते हैं, वो इस बार इस मिशन को लीड करते हैं। पर यह पिछले मिशन से काफी अलग होता है। पिछले मिशन में ग्रेनविल सोल्जर्स और सेलर्स को अपने साथ लेकर गए थे, पर जॉन वाइट इस बार अपने साथ फैमिलीज, औरतों और बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि इस बार उनका मकसद सिर्फ वहां पे कॉलोनी एस्टेब्लिश करना नहीं होता, वो न्यू वर्ल्ड में एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। इंग्लिश लोगों के लिए एक ऐसा नया घर जो लोगों को एक नई जिंदगी की ओर ले जाए। जुलाई 1587 में ये सेटलर्स का ग्रुप रोआनॉक आइलैंड पे पहुंच जाता है और पहुंचने के तुरंत बाद ही वो वहां पे रहने की व्यवस्था करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार बहुत ही सोच समझकर लोकेशन चूज की जाती है और उनको ये भी पता था कि उनको हार्श वेदर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो बिल्डिंग्स भी वैसी बनाते हैं जो हार्श वेदर में भी स्टैंड कर सके। पर पहले प्रयास के दौरान जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस का सामना उनको अभी भी करना था। वहां की जो मिट्टी थी वो मिट्टी काफी रेतीली थी, इस वजह से कॉलोनिस्ट को क्रॉप्स ग्रो करने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता था और वो अपने साथ जो सप्लाईज लेकर आए थे वो भी दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। उनको वहां पे अच्छा खासा समय हो गया था। चैलेंजेस के अलावा कॉलोनिस्ट ने वहां की जो लोकल ट्राइब्स थी उनके साथ काफी अच्छे बॉन्ड्स बना लिए थे, पर्टिकुलरली क्रोआटोन ट्राइब। उन्होंने इन ट्राइब्स के साथ ट्रेड किया और बदले में ट्राइब्स ने उनको ये सिखाया कि हार्श वेदर कंडीशंस में क्रॉप्स को कैसे ग्रो किया जाए। पर कॉलोनिस्ट ने इन ट्राइब के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने में इतना ज्यादा टाइम लगा दिया कि वो आगे जाके इतना वैल्यूएबल साबित नहीं हुआ।
एक साल में सिचुएशन वर्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है, सप्लाईज की कमी होने लगती है। जॉन वाइट सप्लाईज लेने के लिए 1588 में इंग्लैंड वापस जाते हैं और उसके तुरंत बाद ही इंग्लैंड और स्पेन के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है। और इंग्लैंड और स्पेन के बीच में चल रही वॉर की वजह से वो 1590 तक वापस आने में असमर्थ रहते हैं। 1590 में जॉन वाइट जब रोनोक आइलैंड वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि पूरी कॉलोनी वेनिश हो चुकी है। तब लोग गायब थे, फसल नहीं थी, बिल्डिंग्स भी गायब थी। 2 साल में पूरी कॉलोनी गायब हो जाती है विदाउट एनी ट्रेस। उनको सिर्फ एक क्लू मिलता है और वो क्लू एक वर्ड होता है, क्रोआटोन, जो एक पेड़ पे कुरेद के लिखा गया होता है। इसके अलावा उनके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता। आज के दिन तक उन कॉलोनिस्ट के साथ क्या हुआ था ये एक मिस्ट्री है। वेल थियरीज पे बात करें उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है उन कॉलोनिस्ट के साथ क्या हुआ होगा, कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प होगी और वीडियोस बनाने में। वापस आते हैं टॉपिक पे। दूसरे अटेम्प्ट का अल्टीमेट फेलियर जॉन वाइट के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, पर ये इंग्लिश कॉलोनीज को न्यू वर्ल्ड में एस्टैब्लिश करने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप था और इससे ये भी साबित हो गया था कि न्यू वर्ल्ड में एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी बिल्ड करना और नेटिव अमेरिकन के साथ अच्छे बॉन्ड बना के वहां सेटल होना पॉसिबल है। इसके अलावा अच्छी प्लानिंग और इंग्लिश गवर्नमेंट का सपोर्ट काफी ज्यादा जरूरी था, जो मिला भी और जो काफी ज्यादा क्रूशियल रहा 1607 में एस्टैब्लिश की गई वर्जीनिया कॉलोनी के सक्सेस के पीछे। पर मेरे हिसाब से रोनक कॉलोनी का ऐसे वेनिश हो जाना काफी सारे क्वेश्चंस खड़े करता है और इसके आंसर्स कुछ भी हो सकते हैं। इसके पीछे शायद एक नहीं काफी ज्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं। शायद किसी नेटिव अमेरिकन ट्राइब ने उनका ये हाल किया हो, पर उस समय क्या हुआ था इसका कोई प्रूफ नहीं है और इसी वजह से ये इतनी बड़ी मिस्ट्री है अमेरिकन हिस्ट्री की। अब रौनक कॉलोनी के डिसअपीयरेंस के पीछे कुछ थियरीज है जिस पे बात करते हैं। कल रौनक कॉलोनी का डिसअपीयरेंस अमेरिकन हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है। इतने सालों में हिस्टोरियंस ने अलग अलग थियोरीज प्रपोज करी जो ये एक्सप्लेन करती है कि सेटलर्स के साथ क्या हुआ होगा। इनमें से कुछ मोस्ट पॉपुलर थियोरीज पर नजर डालते हैं। पहली थियोरी है इंटीग्रेशन विद नेटिव अमेरिकन्स। ये थियोरी वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी है। जो शब्द पेड़ पे कुरेदा हुआ मिला था क्रोआटोन, वो रिपोर्ट इस थियोरी को सपोर्ट करती है। द क्रोआटोन्स एक फ्रेंडली ट्राइब था और कॉलोनिस्ट के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे। इस थियोरी के हिसाब से जॉन वाइट इंग्लैंड गए थे और उसके 2 साल बाद वापस आए थे, तो शायद तब तक सेटलर्स के पास इतने सप्लाईज नहीं बचे होंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज थी कि सप्लाईज के ना रहते सेटलर्स ने क्रोआटोन ट्राइब ज्वाइन कर लिया होगा या तो ट्राइब ने उनको एडॉप्ट कर लिया होगा। जॉन वाइट की रोनक कॉलोनी पे जो रिपोर्ट्स थी वो भी इस थियोरी को सपोर्ट करती है, पर अगर ऐसा हुआ होता तो कोई क्लू जरूर मिलता और ये थियोरी को लेकर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। दूसरी थियोरी है मैसेकर बाय नेटिव अमेरिकन्स। इस थियोरी के हिसाब से कोई ट्राइब ने सेटलर्स के साथ कत्लेआम कर दिया होगा। जहाँ कुछ ट्राइब्स कॉलोनिस्ट के साथ फ्रेंडली थी, वहाँ दूसरे कुछ ट्राइब्स के साथ कॉलोनिस्ट के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। उनके बीच में कॉलोनी के लोकेशन को लेकर काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि उन ट्राइब्स ने सेटलर्स पे अटैक कर दिया होगा और बिल्डिंग्स वगैरह तोड़ दिए होंगे, पर इस थियोरी को सपोर्ट करने वाला भी कोई एविडेंस नहीं है। तीसरी और फाइनल थियोरी है फोर्स्ड रिलोकेशन बाय द स्पेनिश। इस थियोरी के हिसाब से स्पेनिश जिसका इंग्लैंड के साथ वॉर चल रहा था वो कॉलोनी के डिसअपेरेंस के पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। मतलब स्पेनिश लोगों ने शायद कॉलोनी पे अटैक कर दिया होगा और उनको किसी दूसरे आइलैंड पे रिलोकेट करने के लिए फोर्स किया होगा। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि दूसरी जगह रिलोकेट किए कॉलोनिस्ट ने वहाँ की नेटिव ट्राइब्स को ज्वाइन कर लिया होगा या फिर स्पेनिश फ्लोरिडा की तरफ चले गए होंगे। और बाकी सारी थियोरीज के जैसे इस थियोरी को सपोर्ट करने वाले एविडेंस भी बहुत कम है और कहा जाए तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। पूरी रोनक कॉलोनी के गायब हो जाने की ये मिस्ट्री हमेशा से अनसॉल्व्ड रही है और आगे भी शायद ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रहेगी और उस समय वहाँ क्या हुआ था ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। वेल ये सब थियरीज पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस ऑफर करती है, पर उन थियरीज को सपोर्ट करने वाला कोई प्रूफ नहीं है और इसी वजह से आज तक की अमेरिकन हिस्ट्री में एक एनिग्मेटिक चैप्टर बना हुआ है जिसकी कहानी हिस्टोरियंस को काफी ज्यादा फैसिनेट करती है। पर आपको इन थियरीज में से कौन सी थियरी सही लगती है कमेंट करके बताओ। और शायद क्या हुआ था ये हम कभी नहीं जान पाएंगे, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि रोनक कॉलोनी न्यू वर्ल्ड के अर्ली एक्सप्लोरेशन में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।